नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो सब आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी के सारी साइंस के सारे चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज से हम क्लास 10 की साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें तीनों आपके साइंस के पोर्शन रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कि आपका एक साथ मिक्स रहता है तीनों सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे तो चीज़ें हम बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि यदि कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का है, किसी भी पर्सन बच्चे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज आपको चीजें दी गई है, हर चैप्टर में वही टॉपिक वाइज चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। ना कोई बहुत ज्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, ना ही मैं जो एनसीईआरटी में आपको मान लो कोई चीज कट करने वाला हूँ, नहीं। जितना मटेरियल, जितने फैक्ट, जितने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बुक में, उसी के हिसाब से बिल्कुल मैं चीजें आपको समझाने वाला हूँ बस। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो फिर बच्चे हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो सबसे पहले चीजें बाईलैंग्वेज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। किसी कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। देखिए, क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक है आपका साइंस का, जिसमें फर्स्ट होगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो एक तरह से ये बच्चे आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया साइंस में। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में कि किस तरह केमिकल रिएक्शन होती है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको जो हम लिखते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है। तो वो सारी चीजें हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वही सेम टू सेम पॉइंट टू पॉइंट हम चीजें क्लियर करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में देखोगे, आपको एग्जांपल दिया हो तो बिल्कुल मैं उसी हिसाब से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते थे केमिकल इक्वेशन वाले में। केमिकल इक्वेशन कब होती है, कैसे होती है, और होती है तो इसके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, या फिर हम क्यों करते हैं। भाई कुछ काम होगा तभी तो हम करते हैं, ऐसे ही क्या मन करेगा हमारा कि कुछ भी कर दे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है पहले, तो चलिए एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। ये मान लो चाहिए एक छोटा सी वॉच ग्लास प्लेट है, इसमें यहाँ आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा होगा, लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, किस तरह केमिकल रिएक्शन होगी, वो सारी चीजों को हम पढ़ते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन ली। ठीक है, मैग्नीशियम धातु को छोटा सा टुकड़ा लिया। फिर उसको क्या किया हमने बच्चे, चिमटे से पकड़ा यहाँ पे। फिर उसको क्या किया हमने, वर्नर मतलब एक गैस मान लो, या जैसे यहाँ पे आग जलती है, फिर इस पे आग पे क्या रखा हमने, मैग्नीशियम रिबन को रखा। तो जैसे ही मैग्नीशियम रिबन जलने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे जल जल के नीचे क्या जो हमने प्लेट रख रखी है उसमें नीचे आके गिरने लग गया। तो यहाँ पे जो पहले मैग्नीशियम रिबन पहले जो सॉलिड फॉर्म में था, अब नीचे बच्चे बिल्कुल वो उसकी राख बन चुकी है। ठीक है, अब वो मैग्नीशियम रिबन क्या बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, किस तरह के अगर चेंजेस हुए, वो सारी चीजें ही जो आपका पहले मैग्नीशियम रिबन था और उसका किसमें बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तो जब ये बना तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। भाई इसमें कुछ का बॉन्ड टूटे होंगे, किसी से रिएक्शन हुई होगी, और आपने एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होगा। तो ये किस किस तरह ये सारी प्रोसेस हुई है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। भाई मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो कोई तो बात होगी, कुछ तो चेंज हुआ होगा, तभी तो चीजें हुई है, ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं हुआ। तो किस तरह केमिकल रिएक्शन हुई है, किस तरह चीजें बनी है, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में सारी चीज समझाऊंगा आपको। क्या दे रखा है, पहले इंग्लिश में पढ़े बताऊंगा, फिर हिंदी में, फिर सारी चीज आपको प्रॉपर वे में आपको समझाऊंगा। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and change into a white powder. This powder is magnesium oxide and it is formed due to the reaction between the magnesium and oxygen present in the air. तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब उसको जलाया जा रहा है
तो उसका क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है, मतलब व्हाइट व्हाइट से पाउडर बन जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो जैसे हमने जलाया तो ये क्या करेंगे, जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके जो मैग्नीशियम रिबन उसका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आपने देखा होगा कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के द्वारा जलाते हैं तो ये क्या करता है, जो मैग्नीशियम रिबन है वो बच्चे क्या हो जाता है, व्हाइट व्हाइट से पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो पाउडर बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है बच्चे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्यों बना, मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो जैसे ही वो आपके कांटेक्ट में आया तो आसपास क्या थी, एयर थी। तो एयर में से जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन की किसने, मैग्नीशियम रिबन ने, और उससे क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि व्हाइट व्हाइट से आपका पाउडर होता है। अब किस तरह ये रिएक्शन हुई वो सारी चीज हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पे बात करें, जैसे ही आप मैग्नीशियम को जलाते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, उसने बच्चे जो आपकी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन किया, उससे क्या बन गया बच्चे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि इस पूरी प्रोसेस में हम देखें, इस पूरी अभिक्रिया में हम देखें, तो इसमें क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसी पदार्थ या बोलते हैं ऐसी सब्सटेंस जिनमें क्या हुआ बच्चे, रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिनमें बच्चे क्या हुआ आपका केमिकल चेंज हुआ है। तो जिनमें केमिकल चेंज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, उन्हें क्या बोलता है, अभिकारक। भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जिनमें केमिकल चेंज होता है उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्टेंट आपस में मिलकर जो नया पदार्थ, नया सब्सटेंस बनाते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उससे हम क्या बोले बच्चे, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो सिंपल क्या बोलना चाह रहा हूँ, दो बार देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम को मैंने मान लिया ए और ऑक्सीजन को मान लिया मैंने बी, तो ये दोनों में आपस में क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। इन दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन होके हुई और इनमें केमिकल चेंज हुए, तो ये क्या हो गया आपके रिएक्टेंट, ये क्या हो गया आपके अभिकारक। और इनसे जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो जो फाइनल सब्सटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो आपस में मिलके बनाते हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट अभिकारक, और जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। क्लियर सभी का यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या चीज है। आप देखिए बच्चे, थोड़ा सा हमने ये क्वेश्चन कैसे लिखी, इसको थोड़ा प्रॉपर बारीकी से समझो, क्यों आगे हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज है वो आपको अभी से ही पता होनी चाहिए। अब देखिए, यदि हम आप बात करें, जैसे रिएक्शन आपने देखी होगी बहुत बार, लेकिन रिएक्शन में यही ऐसे क्यों लिखा हुआ होता है, वो सारी चीजें आपके मन में डाउट आता हो, तो वो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, यदि हम बात करें, ये तो अच्छे क्या हो गया आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया अच्छे आपके रिएक्टेंट अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया अच्छे आपका प्रोडक्ट, उत्पाद। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपस में अलग करते हैं किसके द्वारा बच्चे, ये तीर के निशान के द्वारा। एक ये तीर का निशान बनाया जाता है, ये तीर का निशान जिस तरफ होता है वो तो होता है आपका प्रोडक्ट, और जिस तरफ से स्टार्ट होता है वो होते हैं आपके रिएक्टेंट। तो ये क्या शो कर रहा है तीर के निशान, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं आपके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यदि हम बात करें एक से दो रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम आपस में क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा के दिखाया जाता है। यदि इसी प्रकार मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में कोई एनर्जी बन रही होती, कुछ भी बन रही होती, CO2 बन रही, कुछ भी बन रही होती, तो उसको भी हम प्लस के साइन लगा के उस चीज को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो सिंपल क्या समझ में आया चीजों को यहाँ पे, कि चाहे हम बात करें रिएक्टेंट में, चाहे जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, चाहे एक या फिर बनने वाले प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो, तो उनके बीच हम प्लस साइन लगा के उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तीर का निशान होता है, इससे लेफ्ट एक साइड रिएक्टेंट होता है और एक साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो इनको हम कैसे देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा अभिकारक और कौन सा उत्पाद है। तो तीर का जो सिरा है, जो तीर का मुंह जिस तरफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट और जो हो जाएगा, और जो तीर की पूंछ होगी वो क्या हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तीर का निशान, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं आपके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, ये आप जब देखोगे यहाँ पे कि जो हमने केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी है
उसको हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्या आपने इसको सिंबल की फॉर्म में लिखे हुए देखा? बहुत बार देखा होगा आपने इक्वेशन। तो क्या करता है, पूरा पूरा नाम ना लिख के सिंपल हम क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्मेट में लिखते हैं। भाई जैसे आप पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ी होगी आपने, या फिर हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम को पूरा ना लिख के मैग्नीशियम का सिंबल लिख दो, काम तो उतना ही कर देगा और कम जगह आपको लिखने को चाहिए। तो एक चीज होती है ना सुटेबल, भाई किसी को बहुत बड़ा नाम है तो बहुत बड़ा नाम से रखने से अच्छा हम क्या करते हैं, उसका शॉर्ट नाम रख देते हैं। भाई जैसे मान लो कोई जितेंद्र, तो हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जीतू। विक्रम नाम है तो विक्रम, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे भी हम बात करेंगे, जब शॉर्ट में थोड़ा अच्छा भी लगता है चीजें। अब देखिए अच्छे, जैसा मैंने रिएक्शन किया था बच्चे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना बच्चे, आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करती है तो इससे बच्चे क्या बना, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो तीर के मुंह है जिस तरफ है, वो तो क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया, और जिधर पूछे वो क्या हुए बच्चे, आपके रिएक्टेंट हो गए। और अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या लिख दिया हमने, सिंपल Mg लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन को हमने क्या लिख दिया, O2 लिख दिया। अब आप कहेंगे कि यार सर जी, आपने ऑक्सीजन को सिंपल O से क्यों नहीं लिखा? बच्चे सिंपल O लिखना, सिंपल O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एक एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको O2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल रहते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिख दिया MgO। तो बात तो वही हो गई, ठीक है। अब देखिए ये हमने इक्वेशन चलो हम पढ़ते ही आ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए, ध्यान रखना कि यदि हम बात करें तीर का जो निशान जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को आपस में अलग कर रहा है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, चाहे हम बात करें रिएक्टेंट की, चाहे हम बात करें प्रोडक्ट की, इनमें आपस में मतलब तीर के मुंह की तरफ और पीठ पूंछ की तरफ, दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, दोनों में जो नंबर ऑफ एटम है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए बच्चे, समान होनी चाहिए, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, तभी उनको हम संतुलित समीकरण बोलेंगे। कि यदि यहाँ पे बच्चे क्या है, इन दोनों में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल है, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम है, उतने ही एटम यहाँ पे किस में होना चाहिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में होनी चाहिए, तभी हम इनको क्या बोलेंगे। जब तक इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस एरो मार के, तब तक ही हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। यदि बराबर नहीं है नंबर ऑफ एटम, तो हमको हम अनबैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। और अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम जो कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हम देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना एटम है, एक एटम, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक एटम, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे दो और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही है, तो यहाँ पे भैया ये क्या हो गया, आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं करके एक बार आपको दिखाता हूँ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट थे, इससे क्या प्रोडक्ट बना आपका, MgO, ये प्रोडक्ट बना। तो यदि मैं यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के और एक ऑक्सीजन के, सॉरी दो ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के दो है ही है, लेकिन मैग्नीशियम के दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या करो, दो से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बराबर है नहीं है, इधर दो मैग्नीशियम के, इधर भी दो मैग्नीशियम के, इधर भी दो ऑक्सीजन के, इधर भी दो ऑक्सीजन के। तो अब ये क्या होगा बच्चे, आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अभी मैंने कैसे की, किस तरह प्रोसेस होती है, भाई वैसे तो आप इस चीज को करना सीख जाओ, लेकिन पहले हम एक प्रोसेस के द्वारा इस चीज को देखते हैं कैसे हमने ये चीजें की यहाँ पे। चलिए उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रोसेस सही इक्वेशन को बैलेंस करना सीखें। अब देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इसकी क्या है इंपॉर्टेंट है, हम कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, वो हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि हम बात करें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मास क्रिएट होता है और ना ही
कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। तो कहने का मतलब सिंपल क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान मास न तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मास आपका हमेशा फिक्स रहता है। तो यदि हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यदि हम बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ एटम है जितने आपके रिएक्टेंट में है उतने ही आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए, तभी उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। नहीं तो वो जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी, फिर हमें बैलेंस इक्वेशन करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आप दोबारा से कह रहे हो कि बैलेंस इक्वेशन करना पड़ेगा, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस रखना ही पड़ेगा, तो कैसे होती है, कैसे हम करते हैं? तो चलिए भैया उसी की हम बात करते हैं हम कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, किस तरह हम पता करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो चलिए करें स्टार्ट। चलिए अच्छे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, सिंपल में एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से आपको चीजें समझाता हूँ कि किसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे और कैसे हम चीजों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम बच्चे जिंक की रिएक्शन करवाते हैं, कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। जब भी हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, अच्छा आपका जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ से क्या बनता है, आपका जिंक सल्फेट बनता है, साथ ही साथ में आपका हाइड्रोजन बनता है। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई कि जब भी हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा, आपका जिंक सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ में यहां से और क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन भी बनता है। तो जब भी हम जिंक की रिएक्शन किससे करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से करवाएंगे तो यहां से क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यहां से बनता है। अब इस इक्वेशन को आप देखो कि भाई ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, अभिकारक के और उत्पाद के, दोनों बराबर है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो यदि हम बात करें, चलो टेबल से बता देता हूँ एक बार, नहीं तो वैसे देख लो यहाँ पे। पहले तो जिंक का कितना नंबर ऑफ एटम है, एक, जिंक का एक, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हाइड्रोजन देखता है, हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन का दो, बिल्कुल क्लियर है। सल्फर का एक, सल्फर का एक, बिल्कुल। ऑक्सीजन के चार, ऑक्सीजन के चार, भाई बिल्कुल बराबर है। या फिर इधर देख लो, यहाँ पे यदि हम बात करें नंबर ऑफ एटम अभिकारकों में और उत्पादों में नंबर ऑफ एटम, अभिकारक कौन से हो गए, स्टील के लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन और उत्पाद स्टील के राइट हैंड वाला पोर्शन। तो जिंक की यदि बात करें, जिंक में यदि बात करें अभिकारों में, जिंक की नंबर ऑफ एटम परमाणु संख्या एक है, उत्पाद में एक है, भैया बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चे देखा आपने, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके भी दो है, इसके भी दो है, अभिकारक में दो, उत्पाद में भी दो। यदि हम बात करें सल्फर में, अभिकारक में भी एक है और उत्पाद में भी एक है, ये भी बिल्कुल। ऑक्सीजन बच्चे कितना, ऑक्सीजन भी यहाँ पे चार है, ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, ऑक्सीजन यहाँ पे चार है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट है उनमें सब में नंबर ऑफ एटम कितने बच्चे, सेम है बिल्कुल दोनों में। चाहे आप बात करें रिएक्टेंट की, चाहे हम बात करें प्रोडक्ट की, चाहे हम बात करें उत्पाद की, चाहे अभिकारक की, दोनों में जितने भी आपके एलिमेंट है उन सब में नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यदि हम बात करें तीर के दोनों ओर के कि जितने भी एलिमेंट है सभी तत्व, उनमें सब में यदि नंबर ऑफ एटम परमाणु संख्या समान है तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये तो भाई मान लो बैलेंस इक्वेशन हो गई, अपने चीजें पढ़ ली। लेकिन यदि कोई इक्वेशन अनबैलेंस है, उसको कैसे पता करें कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है। और यदि कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो फिर उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो चलिए बच्चे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लो ये इक्वेशन दे रखे, एक एग्जांपल अच्छे, एफ ई मतलब जब भी आर एन की रिएक्शन होती है किस अच्छे, पानी से, जब भी लोहा मतलब आयरन और पानी आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चे, यहाँ से क्या बनता है, Fe3O4। तो यहाँ से क्या बनता है अच्छा, आपका Fe3O4 प्लस H2 प्लस क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन बनता है। तो जब भी आयरन पानी से रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, आपका Fe3O4 प्लस साथ में H2 बनता है। क्लियर बच्चे यहाँ पे। अब देखिए
यदि हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट की बात करें, कौन कौन से एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम कितने था आपके रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ एटम कितने आपके प्रोडक्ट में, वो चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं। यदि हम बात करें आर एन की, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यदि आर एन बच्चे लेफ्ट हैंड साइड बच्चे इसका भी कितना एक है, और आर एच एस का भी एक है। एक मिनट बच्चे, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा सा इसको चार्ज लगाते हैं, एक मिनट होगा बस। अब देखिए बच्चे ध्यान से चीजों को, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे बात करें, देखो हाइड्रोजन के इस तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? दो नंबर ऑफ एटम, लेकिन राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के बच्चे आपके एक दो, कोई लेकिन ये तो वही बैलेंस था, हाइड्रोजन तो बैलेंस है आपका, लेकिन आर एन में बैलेंस नहीं था। आर एन में लेफ्ट हैंड साइड एक एलिमेंट था, लेकिन राइट हैंड साइड आपके तीन थे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे बैलेंस। अब बात करते हैं कौन सा बच्चा आपका ऑक्सीजन बच्चा, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड बच्चा कितना है? एक है, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के चार है, तो वही यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन दोनों क्या अनबैलेंस है। तो चलिए फिर हम बैलेंस करते हैं। अब कैसे बैलेंस करते हैं, ये आपने तो बोल दिया कि चलिए करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो समझो थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो, अभिकारक को देखो और उत्पाद को देखो। इनमें आपको ये चीज देखनी है कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम है वो किस एलिमेंट के अनबैलेंस है, ठीक है। जिसका नंबर ऑफ एटम सब ज्यादा है, सबसे पहले हम उसको इक्वल करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। पहले सबसे बड़ा वाली, सबसे अधिक नंबर ऑफ एटम वाला एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको देखेंगे। जैसे सबसे हम ज्यादा देखेंगे किसमें बच्चे, आपका Fe3O4, और इसमें भी यदि हम बात करें सबसे ज्यादा किसका अनबैलेंस बच्चे होने के, तो बच्चे आयरन का भी अनबैलेंस, ऑक्सीजन का भी अनबैलेंस, लेकिन सबसे ज्यादा अनबैलेंस किसमें बच्चे आपको ऑक्सीजन को ही, एक और चार। तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं, चेक तो कर लिया, पहले हम बैलेंस करते हैं कि पहले सबसे पहले हम ऑक्सीजन को Fe3O4 में सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स में सब ज्यादा है। तो देखिए अभी जो इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी, देखिए यदि हम इक्वेशन बात करें कि जब आपका आर एन रिएक्शन करता है किस बच्चे आपका पानी से, तो क्या होना चाहिए आपका Fe3O4 साथ में H2। तो अभी आपकी इक्वेशन क्या थी, अभी आपकी इक्वेशन थी बच्चे कि जब भी आर एन रिएक्शन करता है किससे, पानी से, H2O से, तो क्या बना हमने, तो यहाँ से हमारा बना बच्चे क्या, Fe3O4 प्लस साथ में H2। तो सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन बच्चे किसको, Fe3O4 में ऑक्सीजन को, तो इधर ऑक्सीजन के चार है और इधर ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो इसको यदि इसको चार बनाए तो कैसे बनाएंगे, इसको क्या करो बच्चे, चार से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो वही हमने किया सबसे पहले। प्रारंभ में बच्चे यदि बात करें अभिकरण में H2O में कितना बच्चा आपका, H2O में कितना पहले एक था, और उत्पादन बच्चे Fe3O4 में यदि हम बात करें ऑक्सीजन कितना यहाँ पे बच्चे आपका चार है, और यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन एक है, तो दोनों बराबर करते हैं, ऑक्सीजन एक है तो इसको बच्चे क्या करो, चार से मल्टीप्लाई कर दो, और यदि चार बच्चे ऑक्सीजन के तो इसको एक से मल्टीप्लाई करो, सिंपल, तो वही बात हो गई। या फिर इसको तो वन से मल्टीप्लाई करो मत करो, बात तो वही है। तो सिंपल आप जो भी अभिकारक है, जो भी आपका रिएक्टेंट, उसमें सिंपल क्या करो, H2O को बच्चे चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ऑक्सीजन में दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम चार चार हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो ये हमने किया बच्चे। पर याद रखना है कि यहाँ पे जब हम परमाणु संख्या को जब बराबर करते हैं ना,
तो यहाँ पे इनके सूत्र को, ये इनके जो फॉर्मूला उसको चेंज नहीं करना, बस हमें आगे मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करके सारी चीज, सारी जो इक्वेशन वो बैलेंस हो जाएगी। कहीं आप ऐसे मत करना कि जो जैसे मान लो आपने जो जैसे आपका यहाँ पे 4H2O, कहीं यहाँ पे 4H2O बच्चे क्या मत लिखना, कहीं आप H2 इसको आप H2O4 लिख दो, मतलब 4 को आगे लिख दो, पीछे लिख दो, यहाँ पे O के नीचे लिख दो, नहीं बच्चे ऐसे मत लिखना, या फिर H2O4 लिख दो बच्चे, ऐसे नहीं आएगा। आपको सिंपल आगे ही लिखना है। चाहे यहाँ पे आप देखो इस 4 के लिखने से हाइड्रोजन के पहले 2 नंबर ऑफ एटम थे, अब 8 हो जाएंगे, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन क्या बन गया बच्चे आपका, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस साथ में H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपका ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है, दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम 4 4 आ चुके हैं। अब हम बात करना चाहिए किसकी, अब हम बात करना चाहिए Fe की, Rn की, क्योंकि Rn को यदि हम बात करें राइट हैंड साइड 3 एलिमेंट है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड 1 एलिमेंट है। तो चलिए पहले हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अच्छे ध्यान से Rn को। उससे पहले बच्चे आपको और भी क्या, हाइड्रोजन के बच्चे अब 8 हो गए, पहले ऐसे करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ज्यादा वाले को देखा करो, ठीक है। अब देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पे दो चीज अभी भी अनबैलेंस है, कौन कौन सी बच्चे, अभी इक्वेशन क्या आई थी, अभी इक्वेशन आपकी आई थी, मैं लिख देता हूँ। आपकी इक्वेशन थी आपकी Fe प्लस तो अच्छा आपका था H2O, इससे बना था आपका Fe3O4 प्लस साथ में H2। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, आपका आयरन बचा हुआ है और आपका हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आ रही है बच्चे, इसमें आ रही है आपका हाइड्रोजन बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 8 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीज रह गई आपकी, आयरन और हाइड्रोजन, ये दोनों अभी संतुलित नहीं है, तो इनको भी दोनों को हम बैलेंस करते हैं। तो किसी को एक को पकड़ लो, आप पकड़ो किसको, मतलब जिसके सबसे ज्यादा एलिमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है। तो हाइड्रोजन में ज्यादा वेरिएशन है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड 8 है, जब राइट हैंड साइड आपके 2 ही है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे, यदि हम बात करना चाहिए प्रारंभ में 4H2O में, यदि हम बात करें हाइड्रोजन कितने एलिमेंट है आपके बच्चे, नंबर ऑफ एटम कितने, 8 है। जब राइट हैंड साइड H2 बच्चे कितना 2 है, तो बराबर करते हैं, इधर 2 है इधर 8 है, तो क्या करेंगे इधर 8 ही रहने दो, इधर 2 वाले को क्या करें बच्चे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब राइट हैंड साइड जो आपका H2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो अब हम यहाँ पे दो चीजें बैलेंस कर चुके हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी बैलेंस कर चुके हैं और यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी बैलेंस कर चुके हैं। अब यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट बचा हुआ अनबैलेंस्ड, कौन सा बच्चे, अब केवल आपका आयरन F ही बचा हुआ, जिसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बाकी सारी एलिमेंट मतलब आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बैलेंस करते हैं किसको, आयरन को। तो देखिए अभी हमारी इक्वेशन क्या आई थी, मैं इक्वेशन लिखता हूँ दोबारा। अच्छा आपकी इक्वेशन आई थी अच्छे की तरह, Fe प्लस 4H2 से क्या बना आपका Fe3O4 प्लस 7 बचा बना था आपका H2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। ये आपकी इक्वेशन थी। अब किसको बैलेंस करना चाहिए आपको, अब केवल आयरन को बैलेंस करना, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन के 8, इधर भी हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के इधर कितना 4, ऑक्सीजन के इधर 4 बैलेंस हो चुके हैं। अब केवल आयरन को, आयरन राइट हैंड साइड వచ్చే 3 है नंबर ऑफ एटम और लेफ्ट हैंड साइड వచ్చే 1 है। तो चलिए मल्टी करते हैं कि इधर 1 है इधर 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल वही बात है भाई। इनिशियली आयरन के रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट है, सॉरी एटम है 1, और प्रोडक्ट में चेक कितने एटम है 3। तो सिंपल क्या करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहिए, एटम जो नंबर एटम बच्चे उनको उनको बैलेंस करने के लिए, उनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड आयरन आयरन के एलिमेंट कितना बच्चा है 1 है, उसको क्या करूंगा, आयरन के सॉरी एलिमेंट आ जाता है बार बार कहने पर, आयरन के एटम उसको क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको हम 4 से, इधर Fe3O4 ऐसे ही रहा, इधर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 8 एटम बन गए। अब देखिए बैलेंस हो गई पूरी बिल्कुल भैया, आयरन के 3 नंबर ऑफ एटम, आयरन के 3 नंबर ऑफ एटम, आयरन बिल्कुल क्लियर। हाइड्रोजन का चाहिए इधर 8 इधर 8, हाइड्रोजन बिल्कुल क्लियर। ऑक्सीजन चाहिए इधर कितना 4 और इधर ऑक्सीजन के 4, तो ऑक्सीजन भी बिल्कुल क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं रह गई।
अब बच्चे यदि हम बात करें नंबर ऑफ एटम, यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, अभिकारक में और उत्पादन दोनों में बच्चे जो तत्वों के जो परमाणु की संख्या है, जो नंबर ऑफ एटम बच्चे जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम की संख्या बच्चे क्या होगी, समान होगी। तो यदि आप अब यहाँ पे देखोगे कि अब इस जो इक्वेशन इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको हम बैलेंस इक्वेशन बोल सकते हैं। और ये जो हमने बैलेंस किया, जिस तरह हमने आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में चीजों को बैलेंस किया, तो इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो इसको बच्चे क्या बोला जाता है, इसको बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। तो इससे हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर आता है सभी को? तो ये हिट एंड ट्रायल इक्वेशन आई थिंक सभी को आगे होगी, और ये इस तरह ये चीज आपको आगे भी काम आएगी। इससे हम क्या करेंगे, बहुत सारे इक्वेशन को बैलेंस करने में ये काम आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जनरली हमें बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी चाहिए, तो वो थोड़ा प्रॉपर सही रहता है। अब देखिए, आपने इक्वेशन में इस तरह लिखा हुआ देखा, एस लिखा हुआ देखा होगा, जी लिखा हुआ देखा हुआ, ए क्यू लिखा हुआ देखा। ये होता क्या भैया, ये भी तो समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे आपको कि जितने भी फिजिकल स्टेट है किसी भी एलिमेंट की, भाई जब भी कोई एलिमेंट कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो किस स्टेट में प्रेजेंट या किस स्टेट में प्रेजेंट हो, किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में। तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो चलिए देखते हैं इससे क्या होगी, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है वो और इंफॉर्मेटिव होगी सामने वाले को। फिर इसको ये पता चल जाएगा यहाँ पे जो भी हमने केमिकल वगैरह यूज किए, जितने भी एलिमेंट यूज किए वो किस स्टेट में, तो उसको थोड़ा सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं बच्चे। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन होती है उनको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट है, चाहे वो हम बात करें रिएक्टेंट की, चाहे हम बात करें प्रोडक्ट की, उनको हम सिंबल के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पे गैस को के बच्चे हम स्मॉल जी, लिक्विड को स्मॉल एल, एक्वस सॉल्यूशन बच्चे ए क्यू, और सॉलिड स्टेट बच्चे एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तो समझ गए होंगे। अब आपको दिक्कत आ रही होगी ए क्यू क्या है बच्चे। ए क्यू की फुल फॉर्म होती है बच्चे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बच्चे कब काम आता है बच्चे, एक्वस सॉल्यूशन चाहे हम बात करें अभिकारक में या उत्पाद में। तो जब भी हम किसी भी, जैसे पहले आप इस तरह समझो, कोई पानी का घोल है, तो पानी के घोल में जब भी कोई एलिमेंट घोला हुआ रहता है, या फिर अभिकारक उत्पाद जब बच्चे किसी जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उसको बच्चे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात की, तो क्या 3Fe, अभी यही तो इक्वेशन आई थी, प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पे जो आयरन बच्चे वो आपका सॉलिड स्टेट में, जो H2O है वो बच्चे क्या आपका गैस स्टेट में, Fe3O4 बच्चे आपका सॉलिड स्टेट में, और H2 हाइड्रोजन गैस, आप हाइड्रोजन बच्चे आपका गैस स्टेट में। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, आपको ये दिक्कत लगेगी कि H2O पानी, ये तो एल आना चाहिए यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, नहीं बच्चे यहाँ पे जो H2O है बच्चों किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो ध्यान देना है। यहाँ पे जो पानी बच्चे वो गैस स्टेट में प्रेजेंट है, वो भाप के रूप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम पानी को लिक्विड ना लिख के हम बच्चे गैस से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पे पानी के फॉर्मेट में यूज होगा वहां पे हम बच्चे लिक्विड लिखेंगे। जहाँ पे आपका गैस के फॉर्मेट, स्टीम के फॉर्मेट में बात होगी, मतलब जो पानी वो स्टीम के फॉर्म में काम आएगा उसको हम गैस से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो यदि यही पानी कहीं पे बर्फ के रूप में काम में लिया जा रहा है किसी रिएक्शन में, तो वहां पे इसको पानी के लिए हम बच्चे सॉलिड का भी यूज करेंगे, एस का सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में कोई चीज प्रेजेंट है तो उसी फॉर्म में हम चीजों को यहाँ पे लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये केमिकल रिएक्शन के टाइप हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए भैया डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, यदि हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो एक किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है। किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना ही कोई जो भी मिक्सर होता है, ना ही कोई एटम किसी मिक्सर से बाहर जाता है, या फिर ना ही कोई जब रिएक्शन होती रहती है तो ना ही कोई
एटम बाहर से इस मिक्सचर में आता है। तो सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो तत्वों के जो परमाणु है, ठीक है, जो जो नंबर ऑफ एटम बच्चे वो ना तो किसी रिएक्शन जब हो रही होती है ना तो उससे बाहर जाते हैं किसी मिश्रण से, ना ही किसी मिश्रण में अंदर आते हैं। तो सिंपल यहाँ पे जब भी केमिकल रिएक्शन होती है किस वजह से होते हैं, तो यहाँ पे जो भी परमाणु है, यहाँ पे जो भी एटम है, उनके बीच में जो भी बॉन्ड होते हैं, तो जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे तो उससे और नहीं बनेंगे आगे। तो इस वजह से बॉन्डों के टूटने के कारण, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड की वजह से यहाँ पे जनरली क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। चलिए अब बात करते हैं हमें किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखो ध्यान से बिल्कुल प्योरली। तो सबसे पहले अच्छा हमारी कौन सी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या सिंपल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और इसको थोड़ा और ब्रीफ में हम समझेंगे। तो सिंपल क्या होता है, जब भी कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, अच्छे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम केमिकल, ये बार बार केमिकल वर्ड आ रहा है तो केमिकल वर्ड लिखा होता जाता रहे। तो केमिकल केमिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई नाम में रखा है संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, यहाँ पे कोई भी दो का कॉम्बिनेशन होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जब भी कोई भी दो अभिकारक आपस में जुड़ के या आपस में रिएक्शन करके आपस में बॉन्ड को तोड़ के या बॉन्ड को जोड़ के यदि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दो रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट is formed from two or more reactant is known as combination reaction। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर आता है सभी का। अब देखिए अच्छे ध्यान से आते जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास अच्छे क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड अच्छे क्विक लाइम है, ठीक है, क्विक लाइम आपके पास बिना भुजा हुआ चूना, हिंदी में आपने सुना होगा। तो जब भी इसकी रिएक्शन हम H2O से कराते हैं, पानी से करवाते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम भुजा हुआ चूना। साथ साथ में कुछ हीट भी यहाँ से रिलीज होती है। तो मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ कि मान लो आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या किया, इस बीकर में आपने आधे बीकर तक क्या किया, इसको हमने पानी से भर दिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, क्विक लाइम डाल दिया, बिना भुजा हुआ चूना डाल दिया। तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो क्विक लाइम है, ये जो बिना भुजा हुआ चूना है, जब ये पानी से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चे, ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस साथ साथ बच्चे यहाँ पे कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई, जैसे आपने देखा होगा ना कि मकान बनवाते तो मकान में पुट्टी करवाते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो होता है भैया, उसी से तो सफेदी करवाते हैं हम जनरली। अब देखिए जनरली क्या हुआ यहाँ पे कि जब भी जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चे, वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा बच्चे, तो उससे क्या बना आपका स्लेट लाइन बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और साथ साथ में उसने क्या किया, बहुत ही अमाउंट में यहाँ पे उसने हीट भी रिलीज की। तो यदि हम बात करें यहाँ पे किस अभिक्रिया में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिलकर अच्छे क्या बना है, यहाँ पे सिंपल एक प्रोडक्ट बना, अच्छे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सेल लाइन मतलब भुजा हुआ चूना, साथ साथ में यहाँ पे कुछ अमाउंट में हीट रिलीज हुई। तो इससे हमने क्या बोल देते कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जब क्विक लाइम और वाटर मिलते हैं तो इससे क्या बनता है बच्चे, सेल लाइम बनता है। या फिर हम बोल सकते हैं बिना भुजा हुआ चूना पानी से रिएक्शन करेगा तो इससे क्या बनाएगा, तो उससे अच्छे भुजा हुआ चूना साथ साथ में यहाँ से हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा याद रखोगे, चीजें आपको थोड़ा और क्लियर लगी। क्या पॉइंट बच्चे, कि जब हम यह बात करें जो स्लेट लाइन बना आपका, ठीक है, जो स्लेट लाइन बना बच्चे कैसे, जब क्विक लाइम की रिएक्शन करवाई पानी से तो बच्चे क्या बना आपका, स्लेट लाइन बना। तो ये जो स्लेट लाइम होता है बच्चे, ये स्लेट लाइम कहाँ पे यूज होता है, तो ये होता है बच्चे व्हाइट वॉशिंग। तो बच्चे व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है किस पे, दीवारों पे।
तो दीवारों पर हम पुट्टी करते हैं ना, सफेद पुट्टी करते हैं, तो वो किसकी कहते हैं बच्चे, स्लैग्ड लाइम की करते हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करे बच्चे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम, ये क्या करे बच्चे, जब एयर में जो का आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे CO2 से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या करेगा, एक कैल्शियम कार्बन की बच्चे क्या करेगा, पतली सी लेयर बना लेता है, जिससे क्या होगा बच्चे, कुछ टाइम बाद जो कैल्शियम कार्बन के बच्चे वो 2 या 3 दिन बाद बच्चे क्या करेंगे, व्हाइट वॉश करते हैं, तो बच्चे हमारी जो दीवार बच्चे वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखती है, बिल्कुल शाइनिंग दिखने दिखने लगती है। तो क्या कैसे बनी ये सारी चीज बच्चे, कैसे हुआ सारी चीज, तो जब क्या हुआ, जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई बच्चे, हमने पानी से करवाई, तो यहाँ से क्या होना बच्चे, यहाँ आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ साथ में बच्चे हीट भी आपके रिलीज हुई, ठीक है। और जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाए, मतलब CO2 से करवाए, या फिर बोल सकते हैं जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी दीवारों पर पुट्टी करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो क्या होता है, एयर तो कांटेक्ट में रहती है दीवारों के, तो एयर से क्या करे बच्चे, CO2 ले लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इनसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा बच्चे, बिल्कुल सफेदी देने का काम करेगा दीवारों पे, बिल्कुल फिनिशिंग देने का काम करेगा दीवारों पर, साथ साथ में यहाँ पे थोड़ा सा H2O भी रिलीज होता है लिक्विड फॉर्म। क्लियर बच्चे यहाँ तक सभी का, आई होप आप सभी का यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीज जो भी हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है यहाँ तक सभी का। अब देखिए, अब यहाँ पे और चीज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, और आगे क्या क्या इक्वेशन होती है, तो ये हमने पढ़ ली, इसके कुछ और एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए अच्छे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, तो वो भी हम देख लो, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान जल्दी से ही, चलिए अच्छे देखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे अच्छे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये भी किसका एग्जाम्पल बच्चे, ये भी भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे, कि जब भी कार्बन की रिएक्शन होती है बच्चे किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बने बच्चे, CO2, भैया दो रिएक्टेंट आपस में जुड़े तो गैस क्या बना, प्रोडक्ट बन गए, बिल्कुल बच्चे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और ऑक्सीजन, बच्चे जब भी H2 गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करते थे, H1 से क्या बनता है, पानी बनता है, तो देख लो यहाँ पे जब भी H2 की रिएक्शन होगी किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या होने बच्चे, 2H2। तो देखो मॉलिक्यूल बराबर है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के 4 है, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के 4 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, दोनों रिएक्टेंट से क्या बना, एक प्रोडक्ट बना, तो ये भी कैसी रिएक्शन हुई, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जब दो है, दो से ज्यादा सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई भी दो से अधिक सब्सटेंस, मतलब चाहे वो दोनों सब्सटेंस आपका एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो। एलिमेंट और कंपाउंड थोड़ा सा सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, कि जब एलिमेंट क्या होता है, जब भी कोई दो चीजें से CO2, तो ये इसमें क्या ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन की एक है, तो इसको हम बोलते हैं अच्छा एलिमेंट। और कंपाउंड कैसे बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन 4 एलिमेंट, जब सेम मॉलिक्यूल के एलिमेंट के आपस में नंबर ऑफ एटम बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, जब भी कंबाइन करके आपस में मिलकर क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इस ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम पढ़ेंगे, एक टर्म आती है इसमें, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। एक टर्म आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ब्रीफ समझा देता हूँ, कि तभी चीजें आपको समझ में आएगी, बुक में इतना आपको डिटेल में नहीं दिया हो, ये वाली चीज है बात तो दी हुई है, लेकिन मान लो कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ और उससे आपको समझना जरूरी है, तो उसको मैं थोड़ा सा और बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझाऊंगा। देखिए दो तरह की क्वेश्चन होती है, एक तो होती है आपकी एंडोथर्मिक, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक, एक होती है उष्मा शोषी, एक होती है उष्मा क्षेपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या सबसे पहले की ये होती है क्या, वो चीज हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, एक होती है आपकी एंडोथर्मिक, एक होती है बच्चे आपकी एक्सोथर्मिक। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कि यदि कोई रिएक्शन हुई और उससे क्या हुआ, उस रिएक्शन करने के लिए बच्चे क्या हुए, में हीट की आवश्यकता पड़ी, मतलब हमने यदि हीट ली, हीट का हमने एब्जॉर्बेशन किया, हीट का अवशोषण किया, यदि कोई इक्वेशन को करने के लिए हीट का एब्जॉर्बेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी कोई रिएक्शन होती है और यदि उस रिएक्शन से क्या होता है बच्चे, आपकी हीट रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो उस इक्वेशन हम बोलते हैं बच्चे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी कोई रिएक्शन बच्चे क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे क्या होता है बच्चे, ठंडा फील होगा,
और यदि कोई इक्वेशन बच्चे हमने क्या किया, हमने वहां पे हीट रिलीज की, तो हमने हीट रिलीज की तो क्या होगा बच्चे, वहां पे गर्म फील होगा। यदि हम एब्जॉर्ब करते हैं तो बच्चे क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है, और यदि हम हीट रिलीज करते हैं तो वहां पे हमें गर्म महसूस होता है। तो जब भी हम यदि क्या करेंगे, हीट का एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एब्जॉर्प्शन करेंगे, मतलब ऊष्मा का अवशोषण करेंगे, तो उससे तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यदि हमें हीट रिलीज करेंगे उससे हम बोलेंगे बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यदि हम बात करें बहुत सारे रिएक्शन, जैसे अच्छे फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि यदि किसी एक रिएक्शन बच्चे क्या होती है बहुत ज्यादा, ये नॉर्मली बच्चे क्या होती है आपकी हीट रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम ऊष्मा क्षेपी, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यदि हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, और हीट यदि हमें चाहिए तो ठंडा महसूस होगा तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस का आपस में बर्निंग होता है, जैसे सिंपल हम बात करें, जब भी मीथेन CH4 और जब ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो इससे क्या बनेगा बच्चे, CO2 प्लस हाइड्रोजन, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एनर्जी बोल दो या फिर बोल दो सिंपल हीट बोल दो। यहाँ पे क्या हुई बच्चे, आपकी हीट रिलीज हुई, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, हीट रिलीज हुई और यहाँ पे हमें गर्म महसूस होगा। यदि हमें हीट चाहिए होती तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वहां पे हमें ठंडा फील होगा, लेकिन यहाँ पे हीट हमें रिलीज हो रही है, गर्म फील हो रहा है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देख लो इसके, एक दो और अच्छे एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये सारे एग्जाम्पल आपको बुक में दिए हो, तो इनको और अच्छी तरह समझो। जैसे एक हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है वो बच्चे किसका एग्जाम्पल बच्चे, एक तरह से इसको भी हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो सिंपल क्या होता है बच्चे, आप भी भाई जानते हो कि भाई हमें जीवित रहने के लिए, कोई भी काम करने के लिए बच्चे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है बच्चे खाने से। भाई खाना खाते हो तभी तो एनर्जी मिलती है। तो जब भी हम बच्चे खाना खाते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने खाना किया तो हम बोलते हैं ना खाने को चबा चबा खाना चाहिए। तो जैसे हमने खाना खाते हैं, खाना हमारे अंदर जाएगा, हमारे अंदर खाने का क्या होगा, डाइजेशन होगा। और जब हमने खाने की जो बाइट लिया चाहिए उनको क्या होगा, बाइट अंदर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, सिंपल सिंपल सब्सटेंस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तभी तो बोलते हैं कि पहले चबा चबा खाने चाहिए चीजों को, जो भी आपने बाइट किया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाओगे तो उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने बच्चे क्या खाया, चावल खाया, आलू खाया, ब्रेड खाए, तो इस कोई भी खाना खाता है बच्चे, उससे क्या होता है, जब ये खाना खाते हैं तो उससे बच्चे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जब क्या होता है, जब भी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, और ये क्या होगा बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा अंदर। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब ये ग्लूकोज C6H12O6 की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, तो हमारे अंदर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ साथ में यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। और ये एनर्जी रिलीज हुई या फिर बोल दो हीट रिलीज हुई, तो जब भी हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ये आप आगे बायोलॉजी में पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये जो एनर्जी स्टोर होती है, भाई ऐसा तो है नहीं है कि हमारे एनर्जी जनरेट हमने कर ली, खाना खा लिया तो हमें एनर्जी चाहिए। तो जैसे मान लो हमने खाना खा लिया, आपके शरीर के अंदर एनर्जी आ गई, अब आप क्या करो, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, अब आप मान लो आपकी एनर्जी खत्म हो गई तुरंत, तो आप तुरंत वहीं लेट जाओगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो क्या होता है, जितनी भी हम एनर्जी बनती है उस वही हम एक जगह स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम वहां से एनर्जी ले लेते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं अच्छे, उसको हम स्टोर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी का स्टोर करते हो। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, यहाँ पे हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। भाई जैसे मान लो आप मनी स्टोर करते हो अपनी तिजोरी में, तो मनी को किसके रूप में स्टोर करते हैं बच्चे, पैसे के रूप में, पैसे के फॉर्म में तो मनी को स्टोर करते हैं। वही जैसे सिंपल मान लो धन को स्टोर करते, धन को हम पैसे के नोट के रूप में स्टोर करेंगे या सोने के रूप में स्टोर करेंगे। इसी तरह जो एनर्जी स्टोर होती है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, वो अच्छे एटीपी फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं कोशिका का ऊर्जाघर वगैरह। नेक्स्ट, यदि हम बात करें बच्चे, जो भी आपके वेजिटेबल्स है वो सब भी क्या होता है बच्चे, उनका भी जब डीकम्पोजिशन होकर बच्चे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है ना,
तो वहां से क्या होता है बच्चे, आपकी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल से समझ लो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है और यदि उस रिएक्शन से बच्चे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है या फिर बोलते हैं हीट रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और यदि किसी इक्वेशन को करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आगे इक्वेशन डीकंपोजिशन रिएक्शन, लेकिन आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं, कैसे उसको सिंबल के फॉर्म लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए, तो इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। किसी भी इक्वेशन में ना तो मास बनता है ना मास रेस्ट होता है, मास हवा कांस्टेंट होता है। फिर हमने पढ़ा था स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस सॉल्यूशन को, जलीय विलयन को। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन एक्सोथर्मिक कब होगी, एंडोथर्मिक कब होगी। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा बच्चे की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें किस तरह चीजें को हम बात कर देंगे। इसके बाद हम और भी रिएक्शन आपकी आएगी टाइप ऑफ रिएक्शन में, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो आई थिंक चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। यदि कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। छोटा ही चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो चलिए मिलेंगे आपसे फिर एक और नए शानदार एपिसोड के साथ। तब तक बच्चे ख्याल रखें आपका, अपना, फैमिली का, सबका। तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक बच्चे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।